जंगल आया था दाई के थाना में, तब आप खुद के लिए भी मांगो और अपने पड़ोसियों के लिए भी मांगो और पूरे समाज के लिए भी मांगो, और सब लोग एक साथ मांगोगे तो गोंडवाना राज ऐसे ही आ जाएगा। मांग के तो देखिए, मांग के देखिए। और जब सब लोग मांगेंगे गोंडवाना राज, तो गोंडवाना राज भी आ जाएगा साथियों। और वो एक दिन ये भी आएगा कि आज आप मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं हॉस्टल में रहता था, छात्रावास में रहता था, और जब छात्रावास में रहता था तब मेरी माँ आती थी और कहती थी कि निकुन बच्चर पैसा लागल रो, बच्चर पेन कापी एती की बा। तो मैं कहता था, मेरी माँ को बोलता था कि माँ, मैं कहता था बहू ये गवाई की तो गोंडी मनवन की मतलब मैं ये कहता था कि यहाँ छात्रावास में आती है तो गोंडी मत बोलना। अने हमको उस समय कैसा लगता था कि ऐसा लगता था कि खाली मैं अकेले मेरी माँ के साथ गोंडी बोल रहा हूँ, बाकी मेरी हंसी उड़ाते थे, कहते थे ये गोंडवा है, कैसी गोंडी बोलता है, ऐसा बोलते थे मुझे। तो मैं चुपचाप रहता था और घर में कहता था। तो फिर मेरी माँ बोलती थी, मोला नहीं आवा रे हिंदी बोला तो मैं कैसे कैसे करूं। ये आज जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने, मोतीराम और कंगाली जी ने, और जब सुनेर सिंह ताराम जी ने, सुनेर सिंह ताराम जी का एक पैम्फलेट आया जब मैं 9वीं पढ़ रहा था, उसमें ये छपा था कि गोंडी वनकाट गोंडी करियाट कोई अपनेमता रक्षा किम, ये वाला पैम्फलेट छपा। तो उस समय मैं जब 9वीं पढ़ रहा था तब मुझे लगा, तब मैं मेरे मम्मी को वो पैम्फलेट ले जा करके पढ़ाया और मैंने कहा बहू अब तो शर्माबे मत, उसमें लिखा है कि गोंडी वनकाट गोंडी करियाट। अब मैं भी गोंडी अच्छे से स्कूल में भी बोलूंगा। और तब से मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त में भाषण देने लगा। जब भाषण देने लगा तो फिर वो जिद करने लगा मैं भाषण दूंगा तो गोंडी में। तो एक मास्टर ने मुझे कहा कि अरे तुझे जब गोंडी में बोलेगा समझेगा कौन। मैंने कहा सर कोई समझे या न समझे पर मैं भाषण दूंगा गोंडी में। आखिरी में मैं पहली भाषण जब 10वीं पढ़ रहा था तब 26 जनवरी में मैंने आधा घंटा का गोंडी में भाषण दिया साथियों। ऐसा मैंने उसी समय मन में ठान लिया था। तो आज भी हम लोग कहते हैं अगर आज हम चाहें सब लोग अगर गोंडी बोलना शुरू कर देंगे, सब लोग धीरे धीरे गोंडी सीखना शुरू कर देंगे, तो हम कहते हैं कि आज मंत्री लोग यहाँ आने में मजबूर हो गए और यहाँ मुख्यमंत्री आपको प्रोजेक्टर दिखाने में मजबूर हो गए। जब गोंडी जब बोलने लगोगे, बाजारों में जाओगे, हाट में जाओगे, और जब जाओगे कहीं भी जाओ, मुंबई जाओ, नागपुर जाओ, मराठी बोलो, अंग्रेजी बोलो, तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, कर्नाटक सब बोलो, और एक लाइन गोंडी भी जरूर बोलना, एक लाइन गोंडी भी बोलना। जब आप गोंडी बोलोगे, जब हमारी विधानसभा की कमेटी गई थी, इसमें हम लोग 28 लोगों की टीम था। हमने पहले हैदराबाद में वहाँ की कमेटी, वहाँ की विधानसभा के साथ में हमने बैठक की। वहाँ जब हम बैठक किए तब बैठक करने के बाद जब हम अपने एमएलए रेस्ट हाउस में आए, और वहाँ पर आने के बाद जो है जब हम तैयारी कर रहे थे तो सिकंदराबाद में पदीन आलू करके सेब फल बेच रहा था। तो हमारा चेयरमैन था एक रमेश दुबे, उनको हमने कहा दुबे जी ये 10 रुपए के 4 फल दे रहे हैं। वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, ये क्या, ये आप तेलुगु आता है क्या आपको? तो मैंने कहा मुझे तेलुगु तो नहीं आता पर मैं समझ तो लेता हूँ कि पदीन आलू, पद आने 10, नालू आने 4, 10 का 4, 10 का 4, 10 का 4 आने सेब फल को नहीं बोलते क्या? 4 रुपए किलो टमाटर, 4 रुपए किलो टमाटर, वैसे 10 का पदीन आलू पदीन आलू पदीन आलू पदीन आलू। तुम्हें तो पदीन आलू, ये तो गोंडी समझने वाला समझ गया। तो उसमें जो है नालू आने 4 होता है ना, पद आने 10 होता है ना, 10 रुपए के 4 से फल दे रहे थे। कोई दिक्कत है क्या? तो इसलिए गोंडी बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और गोंडी सीखो, हर भाषा सीख जाओगे। जिसको अगर गोंडी समझता है वो दुनिया की 7000 भाषाओं को समझ सकता है, क्योंकि गोंडी भाषा ही दुनिया की भाषाओं का आविष्कार है। गोंडी माँ है और गोंडी से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। लोग बोलते हैं कैसा, अरे टेम इच टाइम, टाइम बच्चा टाइम आत रो, और अंग्रेजी में बोलते कितने टाइम हुआ, टाइम बोलते हो ना अंग्रेजी में, टाइम हो गया, और गोंडी में टेम बोलते हो, और अंग्रेजी में टाइम। नरका ने रात, और नाइट अंग्रेजी में नाइट बोल रहे हो, नरका बोल रहे हो।
तो इससे साफ स्पष्ट है कि अगर जो बालक गोंडी बोलेगा वो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलेगा, वो कहानी आ जाएगी। आप स्कूल में पढ़ा के तो देखिए, ये रटाने वाली कहानी नहीं होगी। आप रट नहीं पा, या अभी हमको रटाते हैं, पोयम पढ़ो बोलते हैं, पोयम रटवाते हैं, अंग्रेजी रटवाते हैं, गुलिवर का पाठ पढ़वाते हैं, लेसन पढ़वाते हैं। पर जिस दिन आपके पाठशाला में जब गोंडी पढ़ाया जाएगा तो हमारा बेटा और बेटी जो है हर भाषा को समझने में मजबूर हो जाए। आप जाइए मलयालम में, हम गोंडी को उंडी कहते हैं, वो हाई उंदी कहते हैं। हम पानी को येर कहते हैं, वो तन्नी कहते हैं। तन्नी ताऊ तेरा कहे। जब हम लोग चेन्नई के वहाँ पर कैंटीन में बैठे थे एमएलए रेस्ट हाउस के, चेन्नई में भी हम लोग जब गए थे तो तन्नी ताऊ तेरा, तो वो पानी ला के दिया हमको और तरह आने देता। तो जब पोंगा काडू कहे तो जब वो पोंगा आने चावल होता है। अब तमिल में पोंगा और गोंडी में पराई बोलते हैं ना, नूका पराई भी बोलते हैं, पढ़ाई भी बोलते हैं, जो अपने थोड़ा बहुत अंतर होता है भाषा का। तो ये जो है हमारी जो ये गोंडी है, ये गोंडी सब भाषाओं में, क्योंकि गोंडी सब भाषाओं की जननी है और सब भाषा इसी गोंडी से जन्म ली है। इसलिए गोंडी को सीखने का प्रयास करें। मराठी बोले, संस्कृत बोले, अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, छत्तीसगढ़ी बोले, जो भाषा बनता है वो बोले, पर एक लाइन गोंडी जरूर बोले। यहाँ से आप ये मन्नत मांग करके दाई कचारगढ़ के का नाम दाई कली कंकाली के थाना से एक मिट्टी थोड़ा सा उठा करके अपने घर लेकर जरूर जाइएगा। इस मिट्टी को कल यहाँ से जाइएगा और कचारगढ़ की मिट्टी को ले जा करके आप अपने घर में रखिएगा और कहीं वहाँ पर कोई ना कोई एक पौधा लगाइएगा और उस पौधा लगा करके और उसमें एरसियातम करके ये पानी तो जरूर दीजिएगा। आपको ध्यान रहेगा। आप अपने घर के बच्चे होंगे, नाती होगा, नातन होगा, बेटा होगा, बहू होगी, जो भी होंगे, परिवार के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो ये कहने को तो होगा कि ये कचारगढ़ की पावन धरा की पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से फलाना पेड़ उगा हुआ है। जहाँ से पारी कुपाल लिंगों ने हमको गोत्र व्यवस्था के बारे में बताया था, उसी का एक पेड़ लगाकर मैं पानी दे रही हूँ। ऐसी बात आप कर सकते हैं। ये लेके जाना है आपको, मिट्टी लेके जाना। क्या मिट्टी पैसा में आएगी? पैसा में आएगी? पैसा में खरीदोगे मिट्टी? फ्री मिलेगा ना, पर आप फ्री में नहीं ले जाओगे। फ्री में तो ले जाओगे ही नहीं। भले इधर का दुनिया भर का खरीद लोगे। बहुत से लोगों को देख रहा था, उधर राम भगवान का फोटो खरीद रहे थे। मैंने कहा धन्य है, कचारगढ़ आए हैं और किसी और भगवान का फोटो खरीद रहे हैं। अरे अब वही खरीदना है तो अयोध्या चले जाओ ना, वहां खरीद लो, ढेर सारे मिलते हैं। अरे यहाँ आए हो तो यहाँ का निशानी लेके जाओ, तो यहाँ आए हो तो यहाँ का निशानी लेके जाओ। हर जगह हर स्थान में महत्व है उसका। तो आज जो है जहाँ जिस जगह में जाओगे उस जगह का आपको लेके आना चाहिए। पर कचारगढ़ में आओ तो कम से कम कचारगढ़ का मिट्टी लेकर के अपने घर में जा करके कोई फल पौधा वो करना चाहिए। पर आपने नहीं लगाया मिट्टी, पर आपको पता होगा कुछ राष्ट्रवाद के जय चंदों ने यहाँ के मिट्टी ले जाने के लिए आए थे। पता है आप लोगों को? आप सब लोगों को पता होना चाहिए हमारी मान और सम्मान को। आज हम जब हमारी मातृभूमि में जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो वो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ की मिट्टी अयोध्या में जाएगी, हम कहते हैं जब हमारे घर में ही नहीं जाएगी तो तेरी अयोध्या में कैसे चले जाएगी? तब आप लोगों ने कहा कि ये गोंडवाना की मिट्टी है और गोंडवाना में ही रहेगी। ये गोंडवाना की मिट्टी है, गोंडवाना में रहेगी। साथियों, आज हम लोगों को कैसा क्या, आज हमको एकदम ये समझा जाता है कि ना जाने, पहले तो बोले वनवासी, इसके बाद में बोले आदिवासी, नहीं आदिवासी फिर वनवासी। अब जब कुछ खत्म ही हो जाएगा, तुम्हारा भाषा ही नहीं रहेगा। भाई भाषा से पहचान होती है ना। मराठी बोलोगे उधर एमपी में जाएंगे तो कहाँ का है बोलेंगे? कहाँ का है बोलेंगे? महाराष्ट्र का है। और अगर तेलुगु बोलेगे तो कहाँ का है? आंध्रा का है बोलेंगे। केरला मलयालम बोलेंगे तो केरल का है बोलेंगे। और जब आपकी भाषा ही खत्म हो जाएगी तो आपके पास में तो भाषा ही नहीं रहेगा तब तक के। जब तक थोड़ा बहुत भाषा है तब तक के तो आपको कहीं आदिवासी कहीं वनवासी कह रहे हैं।
और जब ये खत्म ही हो जाएगा तो इन लोगों को बाहरवासी कहने में भी कोई देर नहीं लगेगा साथियों, इन लोगों को बाहरवासी कहने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कार को, अभी भैया कह रहे थे, ये संस्कृति, संस्कार और भाषा को बचाने के लिए हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष बैठ रहे हैं, हमारी संस्कृति की बात करने के लिए बैठ रहे हैं। बच्चों को मंच मिल रहा है, छोटे बच्चों को मंच मिल रहा है, बच्चे जिद कर रहे हैं मेरा नाम भी आना चाहिए, मेरा नाम भी आना चाहिए। इसलिए जो है 3 तारीख से 7 तारीख तक के रखा गया। आप लोग फुर्सत से आइए, 3 तारीख से संचालक महोदय को नंबर दे रखे हैं, तो कम से कम आखिरी 7 तारीख तो नंबर आएगा, तो ऐसा नंबर तो आएगा। पर इतना उतावलेपन मत होना, इतना जिद्दी मत होना कि मेरा नाम नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ऐसा बिल्कुल मत बोल। मेरा नाम आएगा, जरूर आएगा। इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, अगले साल जरूर जाऊंगा, ऐसा मन में ठान लेना साथियों। तो मैं समझता हूं कि उसके तन में, उसके मन में, उसके हृदय में सजर पेन का वास होगा, पारी कुपाल लिंगों का हर नियम और हर जो संदेश है उनका वास होगा। पर आप जो है नर्वस बिल्कुल मत होना। यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो यह समझ लेना कि मैं यहाँ जो आया था, यहाँ खोने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ आया हूँ कुछ पाने के लिए आया हूँ, ऐसा सोच करके आप लोग आए हैं तो ऐसा सोच करके जाएंगे। घर में बताएंगे, बहू को बताएंगे, बेटा को बताएंगे और सभी को बताएंगे कि इतना ताकतवर बन जाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री मंडला में आए, नरेंद्र मोदी, और मंडला है एमपी का एक जिला है मंडला में, तो वहाँ पर भी उन्होंने गोंडी में 4 लाइन बोले, और गोंडी में 4 लाइन बोले तो मैं कह रहा था कि भाई 4 लाइन आप गोंडी में बोल दिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, तो 4 लाइन में बोलने के बजाय आप 8वीं अनुसूची में शामिल कर देते तो सब गुरुजी लोग स्कूल में पढ़ा लिए होते ना। पर आप लोगों की भीड़ को देख करके, आप लोगों की भीड़ को देख करके वो लोग जो है अब गोंडी भी बोलना शुरू कर दिए। पर पता चले कि वो सीख जाएं और हम भूल जाएं, और उनकी भर्ती मास्टर में हो जाए और हमारी ना हो, तो कहोगे हम गोंड हैं और हमारी भर्ती गोंडवाना स्कूल में नहीं हो रही, उनकी हो रही है। तब फिर यहाँ कौन हारेगा, कौन जीतेगा? वो गोंडी पढ़ने लगे और हम गोंडी भूलने लगे। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए एक बार अभी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो चर्चा में कुछ लोग थे, उनने कहा ये गोंडवाना तो केवल गोंडों की है। मैंने कहा नहीं, ये गोंडवाना लैंड है, आधी दुनिया है। आपने देखा होगा, खुद इस देश का प्रधानमंत्री उसने कहा है कि ये जो गोंडवाना लैंड था, यहाँ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनने खुद कहा है कि गोंडवाना का लाल हूँ। तो ये गोंडवाना गोंडों की कहाँ हुई? ये तो गोंडवाना ये भूभाग है, और इस गोंडवाना भूभाग में रहने वाले जो इस संस्कृति को, इस संस्कार को, इस भाषा को बोलने वाले लोग और इस संस्कृति को मनाने वाले लोग, ये गोंडवाना के लोग हैं। ऐसा करके जब उनको बताया तो एक ऐसा, मैं शर्ट पैंट में था उस दिन, फुल पैंट और शर्ट में पहना था, और एक जो है ऐसी कुर्ता पैजामा में था। तो राजपूत समाज के थे, वो कहने लगे नहीं साहब, बोले कितने भी कर लो, अपने यहाँ जो राष्ट्रवाद की धारणा निश्चित होनी चाहिए। और फिर वो हिंदू मुस्लिम की कहानी शुरू कर दिए, भारत पाकिस्तान की शुरू कर दिए। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं जो ड्रेस पहना हूँ, शर्ट और पैंट पहना हूँ, ये शर्ट पैंट किसने बनाया? तो उसने कहता है ये तो अंग्रेज़ों की देन है। गुड। मैंने कहा जब मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जाते हैं तो कौन सा परिधान पहनते हैं? तो कहा कुर्ता पैजामा। तो मैंने कहा गुड। तो आप क्या पहने? तो बोलता है कुर्ता पैजामा। मैं क्या पहना हूँ? शर्ट पैंट। मैं किसका परिधान पहना हूँ? अंग्रेज़ों का। बोलता है आप किसका परिधान पहने हो? तो भैया मुस्लिम समाज का। तो मैंने कहा जब वो परिधान पहन के आप राष्ट्रवाद की अवधारणा कर रहे हो तो हमारी परंपरा क्या है? हमारा परिधान क्या है? भारत की परिधान क्या है? जब राष्ट्रवाद की बात करते हो, जब इस देश की बात करते हो, तो अपनी परिधान क्या है उसको बता दो आप। तो शांत हो गए। कहता है धीरे से, एक भाई कहता है इस देश की परिधान तो, इस भारत की प्राचीन परिधान तो धोती है। कहता है तो मैंने कहा धोती पहनो और बात करो। धोती का जन्मदाता ये भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हो तो धोती पहन के राष्ट्रवाद की बात करो, तब मुझे ये भारत और पाकिस्तान की बात करना।
नहीं तो इंसान इंसान में भेद करने और कराने वाली बात छोड़ दो। ऐसे करके उस भाई को मैंने वहाँ पर, जब हम अभी गए थे कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर ये बातें हमारे बीच में आ गई थी, तो वहाँ पर हमने इस बात को रखा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास में संस्कृति है, आपके पास में संस्कार है, तो यह संस्कार है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कि आपके पास में बचा हुआ संस्कृति, और इसी संस्कृति के बदौलत फिर से आप इस राष्ट्र को उसी जगह में खड़ा कर सकते हैं जो वर्षों पूर्व आपका सरकारें चलती थी, राज्यपाट चलती थी। एक बात, जब हम दिल्ली में वन अधिकार अधिनियम को लेकर के धरना देने गए थे 2006 में, जब हम लाल किला घूमने गए तो एक गांव के लोग भी, बहुत से लोग गए थे, वैसे एक छाए में जो है एक दादा धोती पहना हुआ सोया था। तो जब वो सोया था तो एक अंग्रेजन महिला आई, वो अंग्रेजन महिला आई और वो जो विदेशी महिला थी उस धोती वाले दादा की फोटो खींचने लगी चारों तरफ से, और वो नींद में सोया हुआ था, उसने देखी होगी कि कैसा पहना है करके, तो वो फोटो खींचने लगी। तो मैंने मेरे एक साथी को बोला कि जब ये विदेशी महिला यहाँ हमारे यहाँ आकर के एक धोती वाली की फोटो खींच रही है और वो विदेश में दिखाएगी कि ऐसे रहते हैं, तो तुम भी इसकी फोटो खींचो यार, और गांव में बताना ऐसे रहते हैं ये लोग, अंग्रेज लोग भी हाफ पैंट में, ये हाफ पैंट में घूमते हैं, ऐसा दिखान। तो मैंने 2 लड़के को, तो एक तो कहता मैं मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवा, तो वो अंग्रेजन के साथ में वो फ़ोटो खिंचवाने लग गए। तो ऐसे करके जब वो हमारे लोगों की फ़ोटो खींच सकते हो तो हम तुम्हारी फ़ोटो नहीं खींच सकते क्या? खींच सकते हैं। ये शर्म नहीं आना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बेझिझक रहिए, जहां भी जाते हो आपको जो भी भाषा बनता है वो बोलिए, निडर होकर के रहिए। आप किसी भी प्रकार से कोई भी हिसाब से डरिए ना, संकोच मत करिएगा। हम संकोच करते हैं, हम डरते हैं, हम आज बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी उसमें ये जैसी भारत आज़ाद हुआ तो हमको बिजनेस करने का परिभाषा ही नहीं सिखाया गया, हमारी शिक्षा को ही खत्म कर दिए। जो हमारी परंपरागत शिक्षा थी उसको, जैसी भारत आज़ाद हुआ और जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे जो है रियासतों का विलयीकरण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे जितने भी गुणवाना रियासतें थी उनको सब भारत में विलय करके भारत गणराज्य बना दिया। इसके बाद में हमारा उसी दिन से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। और ये जो शिक्षा व्यवस्था थी इसको हमको जब समझ में आया कि नहीं, इनकी बात हमको समझ में नहीं आया, इनकी आधी हिंदी आधी अंग्रेजी समझ में आई नहीं, तब हम नहीं पढ़ पाए। तो हमको अभी क्या कहने लगे कि आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, तो ये कहना शुरू कर दिया साथ। किंतु धन्य है समय रहते दादा हीरा सिंह मरकाम और मोतीराम और कंगाली जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ और उन्होंने इस आंदोलन चला करके हम लोगों को जागरूक कर दिया और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को और पढ़ने और लिखने के लिए बारी बता दिया। और ऐसी एक भूचाल आई, अभी अंशुल मरकाम जैसे नए लड़के और ऐसे जो है अभी डांस कर रहे थे बच्चे, इतने बच्चे अब हर जगह जाने लगे, सब जगह बढ़िया गोंडी गीतें सुनने लगे। आप यूट्यूब में सरकार जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम में, मैरिज लान में तक के गोंडी बजने लगी। अब तो लोग भैया फिल्मी गाने में डांस करना कम, गोंडी गानों में डांस ज़्यादा करने लगे। मैरिज लान में भली समझ में ना आया, सांगोबाई ना संग दे नाच रहे हैं दारू पी पी करके मैरिज लान में। उनका धन्य है, ये गोंडी संस्कृति सबको नचवा देती है, यही गोंडी भाषा सबको झूम डालती है। तो ऐसी भाषा को हम भूल रहे थे, ऐसी भाषा को हम छोड़ रहे थे, ऐसी संस्कृति को हम परित्याग कर रहे थे। हमको धोती पहनने में शर्म आता था, हमको पगड़ी बांधने में शर्म आता था, पर धन्य है दादा हीरा सिंह मरकाम जी, धन्य है मोतीराम कंगाली जी, हमको वो संस्कृति, वो परिधान और वो ये सारा चीज़ सिखाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप इंटेलिजेंट बनोगे, आप जो है छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है उनको पढ़ने के लिए, जो 10 साल का बच्चा है, जैसे आज अपन लोग कहते हैं ना हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो होते हैं, तो एक आने दोनों ब्रेन को हम इतना एक्टिवेट कर दें कि हमारा 10 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा इतनी इंटेलिजेंट बन जाए कि आप उसे जो है अच्छे अभी झारखंड से आए थे, उनने बताया ना फीफा अवार्ड वगैरह जीत के आए, अवार्ड लेके आए, पद्मश्री जीत के आए, कई ऐसे वो क्या कहते हैं खेल में भी
पुरस्कार लेके आए हैं बच्चे लोग, तो आप पीछे नहीं हैं, आप पीछे कहीं से नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते जाएंगे, पर आप लोगों को बढ़ने के साथ साथ समझदारी भी आनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं जोश में आके होश न खोना, ये वाली बात आती है। इसलिए साथियों, आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे, और आप अपनी चीज़ों का बखान गोंडी में करें, अपनी चीज़ों की पहचान जहाँ भी अगर वो खो दिए हैं उसको भी जानकारी, उसको ढूंढिएगा। जहाँ भी जाते हैं पेड़ पौधे का नाम, जब भी मैं कान्हा नेशनल पार्क में घूमने गया तो बोलता है हमारा गाइड, वो था गाइड बैठा था, साजा के पेड़ को बोलता है कि क्रोकोडायल ट्री है, क्रोकोडायल ट्री है। तो मैंने कहा कैसा बता रहा है भाई गाइड जी, ये क्रोकोडाइल क्या होता है? बोलता है नहीं जी, वो बोले मगरमच्छ होता है ना, वो मगरमच्छ जैसा ये पेड़ है। तो मैंने कहा ये पेड़ मगरमच्छ जैसे नहीं है, साजा का पेड़ है, हमारा बड़ा देव है। तो तू कौन सा सरनेम का है? तो वो भी गौड़ ही था। तो मैंने कहा भैया साजा का पेड़ बताना, क्रोकोडाइल ट्री मत बोल। एक नहीं, अंग्रेजी समझने वाले कोई नहीं है, गोंडी समझने वाले, साजा मड़ा बोल। तो साजा मड़ा के बारे में बता। तो बच्चों को जाओ, जंगल में जाते हो, ये साजा का पेड़ है, धमा का पेड़ है। अरे धमा है तो ध्रुवे हो गया, मरका है तो मरकाम हो गया, उरो कहते उइके हो गया। ये सारे पेड़ों के रहस्य के बारे में बता, पत्तों के बारे में बता, फलों के बारे में बता। और रोज सुबह बैठ करके ऐसी बैठ जाना, जहां सोते हो वहीं उठ जाना और पारी कुपार लिंगों का ध्यान करना। सभी लोगों ने कहा था, सभी लोग जानते हैं धर्मों की लड़ाई बहुत चल रही है अभी पूरे देश में। धर्म 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 धर्म, कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं ये होना चाहिए, कोई वो होना चाहिए। पूरे देश में क्या हो रहा है ये सब देख रहा हूं, क्या हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं प्रभु ईसा मसीह वाले हैं, पीर मोहम्मद पैगंबर वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह वाले हैं, सब लोग हैं, महात्मा गौतम बुद्ध वाले हैं। सब लोग अपनी अपनी जो है सब बता रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, क्या हो रहा है। पर आज तक किसी ने नहीं बताया कि यह गोत्र का निर्णाम किसने किया। आज किसी अंग्रेज से पूछना, अगर तू ट्रंप लिख रहा है या बिल क्लिंटन लिख रहा है, जो बाइडन लिख रहा है, या मोदी लिख रहा है, ये चौहान लिख रहा है, या शिंदे लिख रहा है, ये बघेल लिख रहा है, या उइके लिख रहा है, ये टेकाम लिख रहा है, तो लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? किसी ने बताया? किसी ने बताया? किसी ने बताया? नहीं बताया साथियों। और ये गोत्र की बात अगर किसी ने बताया तो पारी कुपार लिंगों ने बताया। अगर यह गोत्र की बात किसी ने देश को, दुनिया को, जो 71% जल है, 71% पूरा समुद्र है, जल ही जल है, 29% धरती है, और 29% धरती में इंसान रहते हैं। और इन इंसानों के बीच में गोत्र व्यवस्था का निर्माण अगर कोई महामानव किया, कोई इंसान किया और कोई देव रूपी किया, तो वो है पारी कुपार लिंगो है। इसके अलावा किसी ने नहीं किया। बाकी लोगों ने तो धर्म बनाया, बाकी लोगों का तो धर्म बनाया। महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म चलने लगा, प्रभु ईसा मसीह के नाम से ईसाई क्रिश्चियन धर्म चलने लगा, गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिख धर्म चलने लगा। तो ऐसे उन जिन महापुरुषों ने जो अपना अपना एक विचार पैदा किया, पूरे संसार में विचार पैदा किया, तो उनके नाम से धर्म चलने लगे, उनके नाम से धर्म का कालम हो गया, उनके नाम से धर्म लिखने लगे। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे तो बुद्ध धर्म हो गया, बौद्ध लिखने लगे, और महावीर जैन हो गए तो वो जैन धर्म लिखने लगे। अब उनके महापुरुषों के नाम से, जिन्होंने जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रावण कंगाली जी जैसा उनने भिड़ा था, उन्होंने एक विचार पैदा किया, हम उनके अनुयायी हो गए। तो ऐसे ही उस समय के वो महापुरुष थे, वो अनुयायी हो गए तो उनके नाम से वो धर्म लिखने लगे। पर उनने गोत्र तो नहीं बनाया, उनने एक विचार पैदा किया। तो गोत्र का निर्माण पारी कुपार लिंगों ने किया साथियों। और उस पारी कुपार लिंगों ने इसी जगह बैठ करके और पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के इंसानों के लिए ये गोत्र बनाया, जो आज आप, इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने तो इसलिए साथियों, और इसी धरती का रहस्य, इसी तपोभूमि का रहस्य बताने के लिए आज जो हमारे
पुरखा लोगों ने आकर के यहाँ पर आप सब लोगों को समझाने का प्रयास। स्वाभाविक है, आप लोग दूर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बसों से आते हैं और वहाँ चढ़ते हैं, जाते हैं। जाते समय तो आपको बढ़िया लगता है, आते समय भी बढ़िया लगता है। हो सकता है आप उधर रात का जागरण थे, यहाँ आके सो जाते हैं। फिर सोने के पहले भी ध्यान कर लेना, पूरी देवाधामियों का ध्यान कर लेना, महापुरुषों का ध्यान कर लेना और सो जाना। फिर उठना और जितना जगह घूमे थे और जितना जो है माइंड को जो है जब रिलैक्स होता है और पुनः आप ध्यान करना और अच्छे चीज़ों में, अच्छे मन में काम लगाना, हर चीज़ में काम लगाना। और ये भी संकल्प लेना है, जैसे बच्चे लोग अभी काफ़ी कंपटीशन करते हैं नाचने में, अभी गाने में, नाचने में, सारा चीज़ में, और पढ़ने में भी कंपटीशन करने लगे। और एक चीज़ और कर लेना, और कंपटीशन ये कर लेना, अब बिजनेस में भी आना, धंधे पानी में भी आना, बाजार के अंदर आलू भट्टा भी बेच डालना। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। कपड़े बेच दो, जूते चप्पल बेच दो, जो मिले आपका, जो भी क्या नाम पानी का बाटल है, जो भी है वो आपको बेचने आ जाना चाहिए। और जिस दिन बेचने आ गया उस दिन आपको बोलने भी आ जाएगा, उस दिन आपको बोलने भी आ जाएगा। ये हमारे वीके जी हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, बढ़िया बता रहे थे, अभी कम उम्र में अच्छे काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मत कहना। मैंने एक रिटायर्ड टीचर से कहा, सर आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपको 10 से 15 लाख रुपए मिलेगा, आप ये काम करना, यहाँ किराना का दुकान खोल लेना। तो उनने मुझसे कहा, महोदय जी, विधायक जी, पूरे जीवन भर मैं ईमानदारी से नौकरी किया हूँ, मास्टर का नौकरी किया हूँ, अब बुढ़ापे काल में 5 रुपए का सामान को 6 रुपए में कैसे बेचूंगा, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा बोलने लगा। तो मैं कहा क्या करोगे, तो बड़ा सा घर बना लोगे, फिर घर में पड़े रहोगे। तो मैंने कहा गुरुजी एक बात बोलूं, आपको नाराज तो नहीं लगेगी? बोले नहीं लगेगा। जब आप जो है किसी दिन कमिश्नर का दौरा हो जाता था और आप उस दिन स्कूल नहीं आए और आपको कारण बताओ नोटिस लिखते थे, तो आप एक झूठा नोटिस बना के बेचते थे, वो झूठ नहीं था क्या? और यहाँ सामान बेचोगे तो झूठा हो गया। अब यहाँ कहोगे कि 5 रुपए का सामान को 6 रुपए बेच रहा हूँ, तो ये बेईमानी हो जाएगी। और वहाँ एक दिन स्कूल नहीं गया तो दूसरे दिन लिख दिया कि माँ को देखने में भोपाल गया था, वो झूठा, वो झूठ नहीं था। और थे उधर दारू पीने गए थे और लेटर लिखे काहे का, माँ बीमार है करके। तो उनको अपनी अनुपस्थिति को झूठ बोलने के लिए आपने जो है लेटर, झूठे लेटर लिख दिए, वो झूठ नहीं हुआ। और यहाँ रिटायरमेंट होने के बाद 5 रुपए का सामान को 6 रुपए में बेचने में वो झूठा हुआ। तो वो झूठा नहीं है आपका, 1 रुपए आपका मेहनत है, आप वहाँ से लाते हो खरीद के, और यहाँ आपको किराया लगता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है, आपका बैठने का वो होता है, आपका मेहनत आना 1 रुपए निकलता है। उसको हमारे लोग क्या कहते हैं, इतना तो नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जब आप ऐसा, आप अपना मेहनत आना, जब आप अपना मेहनत आना करना शुरू कर दोगे, आप अपना मेहनत आना निकालना शुरू कर दोगे, तो वो दिन क्या कहते, वो दिन दूर नहीं रहेगा कि आज आपका भी बड़े बड़े मॉल होंगे। अभी छत्तीसगढ़ वालों ने शुरू कर दिए, हर लोग शुरू कर दीजिए। आप जहां भी जाते हैं सोचते रहिए पैसा कैसे आना चाहिए, पैसा कैसे आना चाहिए, ये ऐसा सोचते रहना चाहिए। धन कैसे आना चाहिए, ये सोचते रहना चाहिए। मैं धन कैसे, उसका उपार्जन कैसे करूं, ऐसा सोचते रहना चाहिए। आप सोचो ना, क्यों नहीं सोचते? आप सोचते हो सरपंच बन जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, आप सोचते हो बीडीसी बन जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, प्रधान बन जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा पैसा कमाऊंगा। अरे दरबू सिंह भी तो विधायक बन गए, तो क्या पैसा कमाने के लिए बने क्या? हम तो मोटरसाइकिल से आ जाते हैं। कई बार आए, हमारे वरकड़े जी हैं, कोकोटे जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, मनीष पुसाम जी हैं, हम सब इधर से घूम घाम के एक दिन हम अपने पूरे, मेरी यहाँ मिसेज और हमारी पूरी परिवार आई थी, हम सब कदारगढ़ घूमने गए और मैं अकेला चढ़ गया ऊपर पहाड़ में, और मेरे को सब लोग ढूंढते रहे, गए कहाँ विधायक जी, गए कहाँ। मैं तो ऊपर, जहाँ पर वो ऊपर में पहाड़ी में मैंने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश वाले इधर कहाँ से आते हैं, जरा देख के तो आऊँ। उधर से घूम घाम के आ गया। तो आपको एक मन में होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पर क्या है, मेरे को यहाँ कैसा है। मेरे साथ में एक बार दिल्ली से हम भोपाल आ रहे थे, वहाँ फ्लाइट में आ रहे थे, जेट विमान में, तो वो मेरा एक साथी बैठा था, वो पहली बार बैठा था।
तो वो कहता था बार बार ये क्या है सर, मैंने कहा शांत तो बैठ। फिर बोलता है नहीं सर मैं एरोप्लेन में टॉयलेट कैसा होता है वो देख के जाऊंगा। मैंने कहा जा भाई देख के जा कैसे होता है टॉयलेट भी, तो वहाँ भी बना दिया होगा मोदी जी ने टॉयलेट, वहाँ भी देख ले। अब उठा बेचारा, घंटी बजा, एयर होस्टेस आए, क्या है तो बोले मेरे को एरोप्लेन का टॉयलेट देखना है। चल भैया टॉयलेट देख ले। अब वो टॉयलेट ही देखने गया। तो ये क्या है कि जो जिज्ञासा होता है लोगों में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसा होता है, क्यों होता है तो क्यों होता है, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए। आप लोग जो है बहुत से नेता लोग आते हैं, बहुत से सांसद लोग आते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं वो कहते हैं हमने ऐसा किया वैसे, उनका काम ही देने का है। आपने उनको विधायक बना तो विधायक फंड तो देंगे, वो आपकी पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के लिए है। जनता की सरकार जनता के द्वारा, जनता के चुनी हुई सरकार है, वैसी जनता का विधायक निधि का जो फंड है वो भी जनता का ही फंड है। वो जो दे रहा है विधायक के माध्यम से दे रहा है। मंत्री है, संस्कृति विभाग है, उन लोगों के लिए चाहे कुंभ का आयोजन होता है 1400 करोड़ रुपए खर्च होता है, कुंभ में खर्चा होता है। इस बात पर हर जगह बोलिएगा आप लोग, नया लड़के इस बात को नोट करिएगा और इस बात को बोलिएगा, जितने नए लड़के हैं वो इस बात को नोट करिएगा कि जब कुंभ का मेले का आयोजन होता है तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। और हमारा जो है एक आदिवासी संस्कृति विभाग बना दिया, अब जनजाति संस्कृति विभाग बना दिए। तो जब यहाँ पर हम लोग साल में एक बार कार्य करते हैं तो आप हमारे लिए 1 करोड़ भी खर्चा नहीं कर सकते, 1 करोड़ भी खर्चा नहीं कर सकते। और अगर कहीं इत्तेफाक से 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो वो पूरी मुख्यमंत्री आ जाएगा। अगर 5 लाख खर्चा करेगा तो खुद ही मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब उनके लिए आप अखाड़ा वालों के लिए कर सकते हो, जब आप उन सब लोगों के लिए कर सकते हो, तो जब यहाँ पर आते हो तो क्या हम लोग सौतेला हैं, क्या हम मसीह के लड़के हैं, क्या हम क्या हैं आपके? तो हमारे जो है देव स्थल का आप लोग, हमारे ये जो बहुत बड़ी ये काम होता है ये हमारा ही पैसा है, हमारे ही विभाग का पैसा है। तो हमको आप देने में क्यों इतराते हो? आप हमको क्यों नहीं देते हो? क्यों ऐसा एक, और आओगे भी देने तो अपना श्रेय लेंगे कि हमने दिया है, फलाने भाव क्या कहते हैं सिंधे ने दिया। तो एक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो आपका होना चाहिए। आदिवासी संस्कृति विभाग है तो संस्कृति विभाग का पैसा खर्चा होना चाहिए उनके सारा चीज के लिए, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा कि करोड़ों रुपए का एक सामुदायिक भवन बन रहा है, सामुदायिक वहां बन रहे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय है नहीं, जहां पर वो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर बनाते हैं लोग। तो ये कहानी पूरे देश के अंदर में चलती है। और जब सदन में जो है, संसद में जो बजट पेश करते हैं तब कहते हैं कि जनजाति के लिए हमने 1400 करोड़ रुपए खर्चा किया, 1500 करोड़ रुपए खर्चा किया। जब हम धरती में आते हैं, इधर नीचे आते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ है, वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। जब वो आपका पैसा होता है और आपके संस्कृति के लिए, आपके संस्कार के लिए, आपके बोली के लिए, आपकी भाषा के विकास के लिए खर्चा होना था, वो उनने नहीं किए। पर हम कहते हैं कि उनकी जरूरत हमें नहीं है। अगर जिस दिन भी साथियों हम अगर कचारगढ़ में आएंगे और अगले बार से अगर हमने मन में ठान लिया कि सब लोग अपने एक एक थैले में कचारगढ़ आते हैं, चावल रख लेते हैं, दाल रख लेते हैं, उसके साथ में एक ईंट भी रख लो, तो जब आओगे तो 1 लाख ईंट तो ऐसी हो जाएंगे, 1 लाख ईंट ऐसी हो जाएंगे और हम लोग बहुत बड़ा अच्छे बना भी डालेंगे अगर ऐसा मन में हो जाए। हमारे ठेकेदार भाऊ है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मैं वो पिछले बार आया था अग्रवाल था यहाँ पे और अग्रवाल काम करवा रहा था सड़क का, तो मैंने उस अग्रवाल ठेकेदार से पूछा, तो उससे कहा, तो उन्होंने कहा भैया बोले यहाँ तो कोई मैं भिड़ा हूँ बोले और मार्गदर्शन चाहिए था, तो कैसा बनाना है क्या बनाना है, कोई दिखते नहीं है, समिति वाले आते हैं और भी कुछ लोग आते हैं इधर उधर का, तो हम लोग हैं डिसएक्टिव हो जाते हैं। 7 तारीख से निष्क्रिय हो जाएंगे, 7 तारीख से फिर अगले महीने अगले साल ही याद करेंगे ना, करेंगे अगले साल। तो जो लोग अपने अपने घर जाएंगे आने वाले टाइम में कचारगढ़ के लिए हम लोगों को
यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे और उस मिट्टी से हम लोग वहां से एक एक ईंट बना के लाएंगे। बताइए कितने ईंट होगा, कितने ईंट हो जाएगा बताइए? बहुत ईंट होंगे। तो इसलिए साथियों आप लोग निर्माण के बारे में सोचिएगा, हर चीज के बारे में सोचिए। और ये जो है सुबह का समय है और लगभग बहुत समय हो चुका है और आप लोग इस कार्यक्रम में, इस जो जत्रा में आप लोग आए हैं और बढ़िया शांतिमय से आत्मा में आत्मसात करेंगे और जाएंगे भी, घर में भी जाएंगे और बताएंगे भी। आपने सुना होगा कि 52 गढ़ 57 परगना की बात होती है, उनके बारे में भी बच्चों को बताएंगे। सारा चीज बता डालो आप लोग, कोई एक ऐसा चीज ना रहे। शासन सत्ता की परिभाषा बता दो, भाषा की बात बता दो, उन्हें अंग्रेजी भी सिखा दो। इसलिए साथियों एक बार और फिर से जयकारा लगा दो, क्योंकि सुबह सुबह होने लगा होगा और फिर मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। एक बार सब लोग इतना जोर से एक नारा लगा दो कि आप लोग जो सुनने वाले होंगे ना, अभी उनके भैया गोंदिया वाले कह रहे थे कि कुछ उधर पे अलग लोग जो हैं, जो आपको दिग्भ्रमित करने वाले, जिसे मैं कुर्री कहता हूँ, कुर्री अर्थप मावा देश सेवातुर। तो आप एक जोरदार सेवा कर दो ताकि हम सब लोगों के उसमें ताजगी आ जाए। सजर पेंटा सेवा। चलो माइक बंद करके करता हूँ। सजर पेंटा हमारे भूतपूर्व विधायक सजर पेंटा सेवा। माइक बंद करो। हाँ एक जम के सजर पेंटा जंगो दाइना कली कंकालिना अब्बाल बाबना पारी कुपार लिंगोना पारी कुपार लिंगोना। साथियों एक चंद लाइन कहता हूँ, कई हजार साल पहले गणमत्ता गुणवनराज गोंडी धर्म गोंडी भाषा मत्ता उन्नी समाज 3,500 साल पहले गण कुर्री वातुर धंधरती तुन बाटा किसी उल्टा सर्री वैतुर इत गुणवाना तुन भारत कंतर कतला तुन हिंदुस्तान मावा धरती ते राज के आतुर येर महाबेमान। सभी साथी लोगों को मैं आपको जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दरबू सिंह जी उइके, जो हमारे भूतपूर्व विधायक हैं परसवाड़ा क्षेत्र के। उनको तो मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि वो विधानसभा